आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस अनोखे शो में श्रद्धा और सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ। मैं आपके साथ प्रकृति चौधरी। समय की ज़रूरतों के हिसाब से हर कोई जूझ रहा है। समय की मांग को भी पूरा करना उतना ही ज़रूरी है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। ज़िंदगी की इस रेस में अक्सर कहीं ना कहीं तरह की समस्याएं आ जाती है जिसका हमें समाधान निकालना अत्यंत ज़रूरी है। मगर कैसे? किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है और वो मार्गदर्शन है अनीता जी। अनीता जी का एक अलग नज़रिया है और अब वो ही राह आसान करवाएंगी। अनीता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में श्रद्धा और सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ में। ओम साई राम। ओम साई राम। मैम, आपको शो का तो पता ही है जी। ये हमारे पास बहुत सी समस्याएं आ रही है। हाँ। हर कोई चाहता है कि उनके हल निकाले जाए। बिल्कुल। अब उन्हीं में से एक दर्शक है, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन किया है, एक सवाल आया है। हाँ। सरिता जी हैं नैनीताल से। अच्छा। उनका एक क्वेश्चन है। हाँ। मैं एक 25 वर्षीय शादीशुदा युवती हूँ। हाँ। 3 वर्ष पूर्व मेरी शादी एक सनातन धर्म को मानने वाले परिवार में हुई। अच्छा। यूँ तो सभी सदस्य सहयोगी हैं, हाँ। लेकिन पूजा पद्धति और परंपरा पालन को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हाँ। मेरे मायके पक्ष में प्राचीन परंपरा और मान्यताओं के पालन में इतनी सख्ती व नियम कानून नहीं थे। हाँ। इसलिए हर वक्त मन पर बोझ रहता है कि कहीं किसी अबोधपने में अपने ससुराल पक्ष के लोगों को नाराज ना कर दूं। हाँ। इस भावना ने मुझे इस कदर बेचैन कर रखा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं? सरिता है नैनीताल से। अच्छा सरिता जी, पहले तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ठीक है 3 साल हुए हैं शादी को, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ उनको थोड़ा बहुत तो समझ बूझ लिया होगा कि वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं या आपके परिवार वाले आपको किस हद तक समझ सकते हैं। तो देखिए, परंपराओं को और पूजा पद्धति को लेकर जहाँ तक ये बात आती है तो मैं तो ये ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप इतनी अच्छी संस्कारी फैमिली में आपका संबंध जुड़ गया है और आप उस परिवार की बहू बन गई हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ इतना पूजा पाठ और पद्धतियों का पालन होता है तो हो सकता है कि वो लोग सहृदय तो होंगे, मेरे ख्याल से ये मान के चलना चाहिए। और रही बात आपके मायके पक्ष वालों की कि वो मॉडर्न है और पूजा पद्धति का या नियम कानून का इतनी सख्ती से पालन नहीं होता था, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। देखिए, हर लड़की को अपने नए परिवेश में जाके थोड़ा बहुत तो ढलना पड़ता है, ये मान के चलिए। और इस बात का अपने ऊपर बिल्कुल भी बोझ मत रखिए, क्योंकि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की फैमिली है और आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप उनकी जो कोमल भावनाएं हैं, इसके साथ साथ देखिए कोमल भावनाएं, क्योंकि जब जो परिवार इतना पूजा पाठ में रहते होंगे तो ज़रूरी है कि वो किसी के दिल को दुखाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और वो आपके साथ सहयोग भी करेंगे, बशर्ते कि आप एक नियम मान के चलिए कि आपने किसी की भी धार्मिक भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना है या उनकी आलोचना नहीं करनी है। उल्टा थोड़ा ढलने की कोशिश करेंगी ना धीरे धीरे, और धीरे धीरे उनकी पद्धतियों को समझेंगी और थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि उनके साथ तालमेल बिठाया जाए। और कुछ ये भी कोशिश कीजिए कि अपनी जो आपकी इंटरनल एकदम जो महसूस करती हैं, जो फीलिंग्स हैं, आप खुल के एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि अपने आप को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। आप अंदर ही अंदर घुट के सोचती रहेंगी तो ना तो ये आपके मानसिक उसके लिए ठीक होगा और ना ही परिवार के दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को खोल के सामने नहीं रखेंगी तो वो कैसे समझेंगे आपकी भावनाओं को, है ना। तो समझिए और समझाइए, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पहल आप करेंगी और वो आपको पढ़ेंगे समझेंगे तो क्यों नहीं वो साथ देंगे। ये मान के चलिए कि देखिए, पत्थर तो कोई भी इंसान नहीं होता है, दिल तो सब में होता है।
अगर आप अपने सूझबूझ से, सोच विचार से और उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए अपने पक्ष को सामने रखेंगी, तो हो सकता है कि अगर आप एक आध दिन उनकी पूरी पद्धति को फॉलो नहीं भी करती हैं, तो वो आपसे क्यों नहीं एग्री करेंगे, आपको समझेंगे, और वो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का भी वो दबाव नहीं रखेंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले किसी को भी अपनी बात रखने से पहले पढ़ें, फिर अपने को समझाएं और दूसरे को भी समझने का मौका दें। साथ साथ दूसरे की फीलिंग्स का भी रिस्पेक्ट करें, आलोचना की बजाय उनकी कद्र करें, तो फिर क्यों नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको एक और बात करनी है कि अपने मन पर किसी भी तरह का बोझ मत रखिए, क्योंकि बोझ रखने से क्या होता है कि आपका जो विवेक है ना, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाएगा, और उसको, अपने विवेक को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। धैर्य रखिए, सबूरी रखिए। सबूरी रखने से क्या होता है, क्योंकि देखिए साईं बाबा जी ने एक बहुत अच्छा ये मंत्र दे दिया है, सबूरी। समय के साथ साथ जब हम सबूरी को फॉलो करते हैं ना, तो कठिन से कठिन मुश्किल भी अपने आप आसान हो जाती है, मान के चलिए। और आपके साथ तो आप तो बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे परिवार से आपका संबंध जुड़ गया है। बजाय घुटने के बजाय या उल्टा सीधा सोचने के बजाय आप पॉजिटिव एंगल से सोचिए और तरीका ढूंढिए कि कैसे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अपनी बात मनवाने की हिम्मत रख पाती हैं। ये ज़रूर होगा, चिंता मत कीजिए। फैमिली भी इनकी सहयोगी है, हेल्प बिल्कुल। करने के लिए पूरी तैयार है, तो बात तो आराम से आप रख सकते हो। नहीं, क्योंकि परिस्थितियां इनके हिसाब से हो जाएंगी, क्योंकि जब धार्मिक और उसके नियम कानून की बात है, उसमें तो घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि हर एक का चाल चलन, प्रकृति, प्रवृत्ति सब अलग अलग होते हैं। इसलिए उनकी कद्र कीजिए, अपनी कद्र करवाइए, बस यही मंत्र है, और है क्या, कुछ भी नहीं। तो सरिता जी ध्यान रखिएगा, बस किसी भी तरह की आप बात रखें तो कभी वो बुरा ना माने या किसी को हर्ट ना हो। हाँ, हर्ट करना मतलब कहीं हर्ट ना हो जाए कि उससे बात और बिगड़ जाए। बिल्कुल। तो बात बिगड़नी नहीं चाहिए। अपनी बात आराम से खुल के रखिए, आपके घर वाले भी मानेंगे और आप भी अपनी बात आराम से उन्हें बता पाएंगे। एक और सवाल आया अनीता जी। अच्छा, एक और उनकी उलझन है, थोड़ी सी सुलझानी पड़ेगी। हाँ बताइए। ये शिवानी है नोएडा से। हाँ। उनकी समस्या है, मैं एक 45 वर्षीय पीजीटी स्कूल टीचर हूँ। पिछले काफी वर्षों से यहीं घर के नजदीक ही एक हाई स्कूल में मेरी पोस्टिंग थी और सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा था, लेकिन अभी 15 दिन पहले मेरी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गई। ओके। दूर दराज एक गाँव में, जहाँ यातायात के साधनों की सुविधा ना के बराबर है। अच्छा। अपनी ट्रांसफर रुकवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। परिवार वाले कहते हैं जॉब छोड़ दो, लेकिन समय की मांग और ज़रूरतों के चलते यह भी नहीं कर पा रही। मुझे क्या करना चाहिए, इस उलझन से मुझे कैसे छुटकारा मिले? ये शिवानी है नोएडा से। अच्छा। घर से थोड़ा दूर हो गया है, अब जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल भी नहीं है, गांव वाली साइड उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो ठीक है, उलझन बड़ी हो गई है। समझ सकते हैं शिवानी जी। बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आप एक सुनिश्चित और व्यवस्थित जीवन जी रही हैं और आपकी अच्छी खासी टीचर की जॉब है, ठीक है। और देखिए, जब हम सर्विस ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, हमें सबसे पहले एक ओथ लेनी पड़ती है कि जो भी हमारी सर्विस की कंडीशंस होंगी, हम उसको किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में पूरे मनोयोग से उसका पालन करेंगे, है ना। तो ठीक है, अब जब सर्विस ज्वाइन की है तो ये मान के चलिए कि इस तरह की पोजीशंस तो आनी ही थी, और चूँकि आपने इतने साल अपने घर के आसपास ही किसी स्कूल में जॉब की है या टीचर रही हैं, तो बहुत नेचुरल है कि इस वक्त जब आपकी ट्रांसफ़र किसी दूसरे दूर दराज के एरिया में हो रही है, तो स्वाभाविक है कि दिक्कत तो आएगी ही, और आने जाने के लिए भी आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा निकालना पड़ेगा। और नई परिस्थितियों के हिसाब से
समय को व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि कंडीशंस पहले जैसी नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो ये कोशिश करना होगा कि अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करें कि थोड़ा सा समय, टाइम गैप आने और जाने के लिए जितना आप निकालती थी उससे ज़्यादा समय आप स्पेयर टाइम रख लें। एक तो हल ये हो सकता है, जिससे कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा उससे आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे, और जितना आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगी आपको व्यवस्थित करने में उतनी ही आसानी होगी। और दूसरा हल ये है कि आप ये कोशिश कीजिए कि किसी तरह से अगर किसी भी साधन से ट्रांसफ़र रुकती हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनकी परिस्थितियां उनको अलाउ नहीं करती हैं कि वो किसी दूर दराज के एरिया में जाके जॉब कर सके। क्योंकि मैं मानती हूँ, समझती हूँ कि हर कंडीशंस में कभी कभी इन रूल्स को फॉलो करना आसान नहीं होता। फिर भी आप दोनों तरफ से अपने मन को अच्छी तरह से सोच समझ के तैयार कर लीजिए कि किसी भी हाल में आपको घुटने नहीं टेकने हैं। मेरे को तो बहुत हैरानगी हुई कि आपने सोच भी कैसे लिया कि जॉब को क्विट किया जाए। क्यों? आजकल लगी लगाई और इतनी अच्छी व्यवस्थित जो आपके शिक्षा दान वाली या टीचर की जॉब है, लोग तो तरसते हैं, और आपको तो पहले से भली भांति सब कुछ व्यवस्थित सा मिला हुआ है, तो छोड़ना क्यों? अपने लड़ाई के मैदान से डर के भागना क्यों? समय को व्यवस्थित कीजिए ना उसके हिसाब से। जब अब ऐसा नहीं होता कि हर वक्त हर कंडीशन हमारे ही हिसाब से चलेगी। हमें तो अपनी समझ बूझ से टाइम को सेट करना है, और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा, जब पानी क्या कहते हैं सिर से ऊपर निकल जाए, फिर उस कंडीशन में क्विट करने की सोच सकते हैं। क्योंकि जब कोई चारा ही नहीं है फिर क्या कर सकते हैं, तो छोड़ना है। अदरवाइज इन छोटी मोटी आने जाने की दुख तकलीफ़ों से तंग होकर अगर आपने तुरंत ये फैसला ले भी लिया कि चलो जॉब छोड़ देते हैं, उससे क्या फ़ायदा? फिर बाद में पूरी। और दूसरी बात, जहाँ तक मैंने आपकी समस्या को देखा है, पढ़ा है, सुना है, उससे ये लगा है कि आपके पारिवारिक स्थिति में भी आपको भविष्य में पैसे की ज़रूरत है। चूँकि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आपकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, तो फिर इतनी जल्दी से सिचुएशन से घबरा के दम क्यों तोड़ना, क्यों भागना? डटे रहिए, कोशिश कीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ये सब मुश्किलें जो है ना, हमारी खुद की बनी हुई होती हैं। जितना हम आसानी से अपने आप को ढाल पाएंगे, उतनी ही आसानी से हमारी समस्याएं भी भाग जाएंगी। कोशिश कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। मेरा तो राय यही है। प्लीज़, परिस्थितियों से भागना नहीं है, सामना करना है उसका। जैसा भी परिस्थिति हो आपके सामने, थकना नहीं है बस आपको। अगर थक गए तो फिर जीवन तो बहुत ही मुश्किल से रहेगा। लेकिन देखिए ना, ये कहना तो बहुत आसान होता है। हो सकता है आपके मन में भी ये बात ज़रूर आ रही होगी कि इन्होंने बड़े आराम से सलाह तो दे डाली। जिनको करना पड़ता है उनको पता होता है कि कितनी मुश्किल से वो गुज़र रहे हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपना मनोबल और काम के प्रति जो शिक्षादान आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एक किसी दूर दराज के एरिया में जाकर शिक्षादान तो बहुत बड़ी बात है। कुदरत ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है मानव सेवा करने का, और वो भी जब जहाँ की जनसंख्या या लोग इतने शिक्षित नहीं हैं, वहाँ जाके आप शिक्षा दान करेंगी तो सोचिए, एक पुण्य का काम भी है। स्वार्थ भी सुधरेगा, परमार्थ भी सुधरेगा। तो फिर परेशानी किस बात की? सिर्फ केवल आने जाने की समस्या को लेकर आप इतने परेशान मत रहिए, प्लीज़।
जी, तो शिवानी जी ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी ज़िंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं सवाल क्या है। मैम एक और दर्शक ने सवाल भेजा है। हाँ। ये ऋषि है कानपुर से। अच्छा। मैं एक बीएससी ग्रेजुएट लड़का हूँ। मेरी बैकग्राउंड किसान परिवार से और पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे पिता चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करके वाइट कॉलर जॉब करूँ, जबकि मेरा इंटरेस्ट कृषि क्षेत्र में कुछ नई खोज में है। मेरे पिताजी को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कुछ नया कर भी पाऊंगा, इसलिए वो मुझसे सहमति नहीं रखते। मैं क्या करूं? ऋषि कानपुर से। ऋषि जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नॉर्मल लोगों की, जो आजकल जो युवा लोग नॉर्मल तरीके से सोचते हैं कि मैं एक वाइट कॉलर जॉब करूं और मुझे बहुत बढ़िया और एक क्या कहना चाहिए कि हाई प्रोफाइल जॉब मिले, उनसे अलग हट के कुछ करने के जज्बा रखते हैं, इसके लिए बधाई आपको, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ये है साथ साथ समस्या आपकी, मैं समझ पा रही हूँ कि आपके पिताजी जो हैं वो आपके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और उनका चिंतित होना बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो जो है ना, उनकी जो बैकग्राउंड है वो, चूंकि वो किसान रहे हैं, खेतों से उनका बहुत क्या कहना चाहिए ट्रेडिशनल और पारंपरिक तरीके से संबंध रहा है, और हो सकता है जो उनका जो कृषि करने का पारंपरिक तरीका है या जो सिंचाई के साधनों को लेकर उनको जो दिक्कतें आती होंगी ना, उनको उन्होंने बहुत गहराई से महसूस किया होगा, और वो चाहते होंगे कि जिन तकलीफ़ों को उन्होंने सहा है उनका बेटा वो ना सहे। ये बहुत स्वाभाविक है, और उनका सोचना उनकी जगह है, और आपका सोचना तो खैर है ही बहुत अच्छा, नो डाउट। और इसके लिए आपको कुछ ये करना होगा कि किसी भी तरह से आप अपने इस नेक इरादे को अपने पिताजी के समक्ष बड़े तर्कपूर्ण तरीके से और बड़े सब्र से रखिए, और इसके लिए हो सकता है आप किसी विशेषज्ञ की राय भी ले सकते हैं। आप उनको मिलवा दीजिए, उनसे बात करवाइए, और उनके मन में कृषि को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो उसको दूर करेंगे, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में, उनके जो जहन में इस बात को समझने की सामर्थ्य आ जाए कि आप जो कुछ सोच रहे हैं वो कर सकते हैं और करने की पोजीशन में होंगे, उनको विश्वास आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके आप उनको अपने हिसाब से बता भी सकते हैं, अपनी प्लानिंग से उनको अवगत कराइए कि आप क्या करेंगे इस क्षेत्र में, और अपडेट कीजिए जितनी भी आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कृषि को लेकर या एग्रीकल्चर को लेकर। आप थोड़ा थोड़ा उनसे डिस्कशन करते रहिए, और धैर्य रखिए, सबूरी रखिए, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, और प्रयास करने से तो सब कुछ पॉसिबल होता है, ऐसा मेरा मानना है। कोशिश करते रहिए, और कोई ऐसी कारण नहीं नज़र आता कि आपके फादर कन्विंस नहीं होंगे। तो ज़रूरी है, कोशिश ज़रूर करते रहिए, कोशिश है तो सब है, बिल्कुल, बिना कोशिश के कुछ भी नहीं। जी जी, हमारे पास एक और सवाल आया है तन्वी का, बॉम्बे से है। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने हमें क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, समस्या तो किसी की भी हो सकती है, बहुत जल्दी समस्या आ गई। कोई बात नहीं, बताइए। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हाँ। 16 वर्षीय अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हाँ, अभी हाल ही में मैंने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास किया है। ठीक है। पारिवारिक सदस्यों के अलावा किसी अनजान लोगों से संपर्क करने में मुझे बेहद झिझक होती है, इसलिए किसी भी कोचिंग सेंटर या ऑफिस में जाने से मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं क्या करूं? तन्वी मुंबई से। तन्वी जी, सबसे पहले तो आपको अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपके इस अंक जो आपने बताया है, तो मुझे तो लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड और समझदार लड़की रही होंगी, और आपके लिए तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप जैसे एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये समस्याएं अक्सर आती रहती हैं, और ये बहुत स्वाभाविक ही है। इसका कारण ये है कि आप अपने परिवार से, घर परिवार के बाहर के परिवेश से अभी परिचित नहीं हैं,
तो स्कूल एज से निकल के जब आप कॉलेज एज में जाएंगी या किसी ऑफिस में जाएंगी या कोचिंग सेंटर में जाएंगी, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको खोलना पड़ेगा। और जो आपकी एक कहते हैं ना कि जो शेल वाला, जो शंख, एक सीपी जो है वो उसी में शेल में ही रहती है, उससे बाहर नहीं निकलती। आपको स्क्रॉच से बाहर निकल कर आना है और अपने मन को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, आपके अच्छे अंक आए हैं, आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं इस चीज़ को। जैसे ही आप, आजकल तो वैसे भी बहुत मॉडर्निटी का ज़माना है, तो अपनी मेंटेलिटी को, अपनी झिझक को छोड़िए और इसके लिए प्रयास कीजिए शुरू से कि आपके आसपास के, पास पड़ोस के लोग जितने भी आपके समक्ष आते हैं, आप उनसे घुलिए मिलिए, उनसे पेश आइए, बात कीजिए और धीरे धीरे ये झिझक ख़त्म हो जाएगी। और ये मान के चलिए कि आप जिससे भी रूबरू होती हैं या बात करती हैं, वो सब आप जैसे ही इंसान हैं, आपकी भावनाओं को समझेंगे, तो आपकी झिझक धीरे धीरे दूर हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सबूरी से काम लीजिए प्लीज़, सब कुछ संभव हो जाएगा। हाँ, आपने वैसे ही इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सोचना शुरू कर दिया, अपने पेरेंट्स के लिए सोचना शुरू कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए तन्वी, आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बाहर घुल मिलने की ज़रूरत है, बाकी रास्ता बहुत आसान है, बस इसे खुशी से और खुश रह के आपने जीना है। तो चलिए ऐसे ही हम आपके सवालों के हल ढूंढेंगे अनीता जी के साथ, मगर ज़रूरी है आपके सवाल हमारे तक आने का, तो जल्दी से अपने सवाल भेजिए ताकि हम आपकी उलझनें सुलझा सकें अनीता जी के साथ। तो अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का, कल फिर हाजिर होंगे शाम 5 से 5:30 बजे श्रद्धा सबूरी में मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ में। अपने सवाल जल्दी से भेजिए ताकि अनीता जी के साथ मिलके हम उन सवालों के जवाब ढूंढ सकें। ओम साई राम।